लिस्ट है तवील, लेकिन सबसे पहले हम सरगोधा से शामिल करते हैं मुआविया साहब का सवाल। मरीम नवाज शरीफ साहबा ने जो प्रोग्राम शुरू किया है, राशन कार्ड वाला, अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन अभी तक बस्ती पंजाब में शुरू नहीं हुआ। दूसरा सवाल ये है कि अगर ये माहाना की तरतीब बना लें 4000 5000 जैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, तो वो सही नहीं है? कार्ड बना दें या मंथली दे दें पंजाब की तर्ज पे, जैसे वो स्कूल के बच्चे जो पढ़ते हैं औरतों के, उनको पैसे देते हैं, ये भी शुरू कर लें। तो ये मशवरा दें नजर। देखिए, मेरा तो मशवरा यही है कि जो कुछ देना होता है वो कैश में दिया जाए। अभी कल भी एक सवाल आया था कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऊपर, तो मेरा यही जवाब था कि कैश देना अच्छा होता है, ताकि जिसको कैश मिलता है वो खुद फैसला करे उसने कैसे उसको खर्च करना है। ये नहीं कि आप फैसला करें कि उसने किस पे खर्च करना है। तो इसलिए अब ये जो राशन कार्ड है, मेरा ख्याल है ये कोई 12 लाख के करीब राशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूट होंगे अब ये 6 माह के अंदर ये पीरियड है, और सारे पंजाब को कवर करेंगे। तो ये सिर्फ लाहौर के लिए नहीं है या एक दो शहरों के लिए नहीं, सारा पंजाब को कवर करेंगे। और 3000 रुपए तक आप इसको इस्तेमाल कर सकेंगे फॉर फ्री। उसके अलावा आपने जो भी इसके ये 3000 में खरीदेंगे वो आपको 20% डिस्काउंट में मिलेंगी। तो इस किस्म की सहूलियात है। मैं समझता हूँ इट्स अ वंडरफुल इनिशिएटिव, अच्छी पॉलिसी है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी अच्छी पॉलिसी है, या राशन कार्ड वाली पॉलिसी भी बड़ी अच्छी है। और इस किस्म के काम जो मरीम नवाज कर रही हैं, कम से कम हमें दाद तो देनी चाहिए। ये सारे वो काम है जो गरीबों के लिए है। जैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हम सब ने सपोर्ट किया था, तो ये राशन कार्ड की हमने सपोर्ट करी। इमरान खान ने वो जो हेल्थ कार्ड किया था उसमें खामियां थी, उससे करप्शन के बड़े चांसेस थे। अगर उसको और तरीके से बनाया जाता तो शायद वो भी गुड इनिशिएटिव। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए ना, अगर हमारी पूरी एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी नहीं हो सकती, जैसे यूके में है नेशनल हेल्थ सर्विस NHS, हर बंदा जाके अपना इलाज करवा सकता है फ्री फ्रॉम हॉस्पिटल्स, तो वो तो हमारे यहाँ तो बड़ा मुश्किल है। यूके में भी अब मुश्किल हो गया उसको कंटिन्यू करना, बहुत पैसे लगते हैं, बड़ी सब्सिडी देनी पड़ती है, बड़ी बजट्स बनाने पड़ते हैं। मगर ये छोटे छोटे काम भी जो है ना, ये भी बड़े ज़रूरी हैं। काश के बाकी जो है वो भी अपनी आवाम के लिए इस किस्म की सहूलियात पेश करें। बट सो आई थिंक यहाँ तो दाद देनी चाहिए मरियम को। सर साहब, इसी तरह से ज़ाहिर है मरियम नवाज साहिबा के काफ़ी मंसूबे हैं जिसमें वो टारगेट करी हैं उन अवाम को जो अपना घर भी नहीं बना सकते। ये एक मंसूबे के हवाले से कनाडा से सवाल कर रहे हैं कि इंटरेस्ट फ्री लोन मरियम नवाज साहिबा की तरफ से दिया जा रहा है, प्लॉट भी साथ दिए जा रहे हैं। ये बहुत अच्छा प्लान है उनके बकौल, ये स्कीम्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन स्पीड से हाउसिंग सोसाइटीज़ बनने की वजह से ज़रूरी ज़मीन ख़त्म हो रही है, तो हाई राइज बिल्डिंग्स बनानी चाहिए। वो ये चाहते हैं कि मशवरा दिया जाए बजाय ये कि सोसाइटीज़ डेवलप की जाए, आप अपार्टमेंट्स दे दें लोगों को। इसके बारे में आपका क्या ख्याल? देखिए, ये कराची वाले जैसे शहर में अपार्टमेंट्स तो बड़ी कामयाब है, मगर लाहौर का जो माहौल है पंजाब का, वहाँ लोग छोटे से छोटा घर भी होना तो वो प्रेफर करते हैं, वो अपार्टमेंट्स में प्रेफर नहीं करते रहना। वहाँ कराची के अंदर शाम को हवा बहुत चलती है, समुंदर है, तो अपार्टमेंट्स के अंदर काम चल जाता है, हाँ, होटल नहीं होती। यहाँ वो खिड़कियाँ खुली रखे, आ रही है आवाज, आ रही है, मगर लाहौर के अंदर तो बिल्कुल कोई हवा होती नहीं गर्मी के अंदर, इट्स जस्ट सफोकेटिंग। तो इसलिए अपार्टमेंट्स, अनलेस वो अपार्टमेंट्स एयर कंडीशनड हो, तो अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाता है छोटी छोटी अपार्टमेंट्स पे रहना, क्योंकि हर अपार्टमेंट जो है उसके वो खिड़कियां नहीं होती जो बाहर की तरफ निकले, कुछ तो अंदर भी होती हैं। तो इस किस्म के मसले हैं। मगर अभी भी मैं देख रहा हूँ कि लाहौर शहर के अंदर फॉर एग्जाम्पल आहिस्ता आहिस्ता अच्छी हाई क्वालिटी अपार्टमेंट्स बननी शुरू हो गई हैं, जहाँ ये फैसिलिटीज भी हैं कि हर अपार्टमेंट जो है उसका किसी न किसी साइड से बाहर की तरफ विंडो निकलती है, हवा आ सकती है, सो ऑन। बट नॉट एवरीवन कैन डू दैट। अब दूसरी बात, एक सवाल ये भी था, मैंने सुना कि कोई कह रहे हैं कि जी हमारी जो एग्रीकल्चरल जमीन है वो कम होती जा रही है क्योंकि लोग जो है, शहर जो है ये बढ़ रहे हैं। इन्होंने पूछा है बजार साहब ने, इन्होंने पूछा हाउसिंग सोसाइटीज बन रही है। एग्रीकल्चरल जमीन नहीं खत्म हो रही, बड़ी एग्रीकल्चरल जमीन है आपके पास, ठीक है। हाउसिंग सोसाइटीज जो है वो शहरों के इर्द गिर्द जो जमीनें हैं वो खरीद लेते हैं, और उस खरीदो फरोख्त में भी काफी घपले होते हैं। सही कीमत शायद किसानों को नहीं मिलती है, उन मालिकों को नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। कभी कभी तो पंजाब या स्टेट गवर्नमेंट जो है
प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो किस कानून के तहत खुद ही जमीन ले लेती है और खुद ही फैसला करती है कितने पैसे देने या नहीं देने, और फिर वो जमीन जो है वो ऑक्शन करके सिविलियन हाउसिंग सोसाइटीज वहां से खरीद लेते हैं उनसे एंड सो ऑन। तो ये काम चलता रहता है। बट कोई ये इसका फिक्र मत करे कि जी वो हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं जिसकी वजह से एग्रीकल्चर जमीन जो है वो कम हो रही है और उसके साथ हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है या आउटपुट है उसको वो असर पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, नथिंग टू वरी अबाउट। बाकी ये है कि यस आई थिंक हाउसिंग सोसाइटीज, अगर हाउसिंग सोसाइटीज कामयाब भी तो है ना, वो इसलिए कामयाब है कि मिडिल क्लास के लिए इट्स अ ग्रेट फैसिलिटी। 4-4 मरले के घर, 2 मरले, 4 मरले, 8 मरले इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर आप देके और आप अपने लिए घर बना लें। तो और फिर जो लोग इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं, छोटी इन्वेस्टमेंट है करके और किराए पे चढ़ा दें। तो आई थिंक ये तो अच्छी चीजें हैं हाउसिंग सोसाइटीज। अलबत्ता जो इसमें गड़बड़ है हाउसिंग सोसाइटीज में वो ये है कि ट्रांसपेरेंट नहीं है, कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है, लोगों के साथ कैसे ज्यादती भी हो जाती है, उनके पैसे भी खाए जाते हैं, उनको सही सर्विस नहीं मिलती, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं उनको समझ नहीं आती कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ क्या नहीं लिखा हुआ, और धोखे भी हो जाते हैं। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि कोई ऑम्बुड्समैन होना चाहिए जो कि सिर्फ हाउसिंग सोसाइटीज को मॉनिटर करे और आपके जो कंप्लेंट्स हैं उस ऑम्बुड्समैन के पास जाएं और वो आपके कंप्लेंट्स अगेंस्ट हाउसिंग सोसाइटीज फैसला करे, और वो फैसला शुड बी फाइनल। ये नहीं कि फिर आप हाई कोर्ट पे जाके और सुप्रीम कोर्ट पे जाके स्टेज ले लें और लोगों के जो मसले वो ना हल हो। तो मेरा ख्याल है सोल्यूशंस हैं और उसको अप्लाई करना चाहिए, बट हाउसिंग सोसाइटीज आर गुड प्रोवाइडेड ये जो घपले होते हैं ये इनको रोक दिया जाए। प्लान तो हमारा ये था कि हम एक बड़ी मुलाकात से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। अनप्रेसिडेंटेड है जो 15 अगस्त को अमेरिकन प्रेसिडेंट और रशियन प्रेसिडेंट के दरमियान होने जा रही है, जिससे शायद यूक्रेन का तनाज़ा हल हो जाए। लेकिन ऐसे में एक खबर ऐसे सामने आई जिससे ये लगा कि ख्वाब खुली आंखों से भी देखे जा सकते हैं, और वो है एयर चीफ, इंडियन एयर चीफ, नाम इनका है अमरप्रीत सिंह। उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। वो एक इंडियन मिलिट्री लेक्चर दे रहे थे जिसमें उन्होंने दुनिया को बताया, या वहाँ जो मौजूद हाज़रीन थे उनको बताया कि उन्होंने भी पाकिस्तान के 6 तैयारे गिराए हैं, और इसके अलावा भी पाकिस्तान को खासे नुकसान के उन्होंने दावे किए, और उन्होंने बताया कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम उसने बेहतरीन काम किया। सेठ साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब बड़े बड़े आलमी जराइद ने पाकिस्तान की जो एयर स्किल है उसका एतराफ़ किया, और इसके अलावा छपा कि पाकिस्तान ने कितने तैयारे गिराए हैं, उनमें कितने राफेल शामिल थे, बहुत अरसे तक ये चलता रहा। अब आके इस मौके पर ये ख्वाब देखना, इसकी क्या ताबीर है? देखिए, हम कुछ अरसे से कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है, डोमेस्टिक ऑडियंस जो है वो काफ़ी परेशान है, उसको धचका लगा है और वो चुप रहा है बहुत। अभी तक नरेंद्र मोदी ने कोई मेजर स्टेटमेंट नहीं दी, सिर्फ एक स्टेटमेंट दी है, और वो ये दी है कि हम ट्रंप के साथ जो टेरिफ नेगोशिएट करेंगे उसमें अपने फार्मर्स को प्रोटेक्ट करके रखेंगे। इसके अलावा कोई सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट नहीं है। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी के मुंह से ये भी बात नहीं निकली कि ये ट्रंप का कोई रोल नहीं था इसमें। बाकी लोग कह रहे हैं सीज फायर में, मगर नरेंद्र मोदी ने अपने मुंह से ये बात नहीं कही और सहमा हुआ है इस वक्त। और 3 माह के बाद जब सवाल खड़े हो रहे हैं, और राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर सवाल बहुत से खड़े कर दिए कि आपने रोका, क्यों रोका आपने अपनी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को फ्रॉम गोइंग अहेड। तो ये जो जवाब आया, ये 2 किस्म का जवाब है। एक तो ये आपने देखा कि उनके आर्मी चीफ ये कह रहे हैं कि जी, और एयरफोर्स चीफ ये कह रहे हैं कि हमें रोका नहीं गया, हमने सब अपने फैसले, खुली छुट्टी थी हमने खुद अपने स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल फैसले किए और किसी किस्म की रुकावट नहीं थी। जो भी हुआ वो हमारे फैसले थे, स्ट्रेटेजिक फैसले थे और या टैक्टिकल। तो एक तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को क्लियर ग्रीन लाइट उधर से हटा दिया। दूसरा ये कि अब उन्होंने सोचा कि ये भी हम भी कहें कि भाई हमने भी नुकसान किया है, क्योंकि अभी तक तो इंडिया ने पाकिस्तान को नुकसान की बात ही नहीं की। सिर्फ ये बात हुई है कि पाकिस्तान ने नुकसान है किया है तो कितना किया। कोई कहता है 1, कोई कहता 2, फिर अब जाके सब दुनिया कह रही है हाँ 5-6 गिराए जी। अब ये जो कहना कि जी हमने जो मिसाइल मारी थी उनके अड्डों के ऊपर, एयरफील्ड्स के ऊपर, उसमें एक हैंगर के अंदर या 2 जगह पे हैंगर्स के अंदर कोई जहाज थे जो कि हमने वो हैंगर को डिस्ट्रॉय किया। एक तो उन्होंने इस्लामाबाद के करीब नूर खान एयरबेस का जिक्र किया, और एक और किया कि वो हैंगर्स के अंदर जो जहाज खड़े थे उनको हमने हैंगर को अटैक किया। तो इसलिए इसका मतलब है कि जहाज भी हमने
डिस्ट्रॉय कर दिए। जी। तो मतलब है बहुत ही अफसोस कि इस किस्म की अब घटिया किस्म की बातें की जा रही है अपने आप को बचाने के लिए। मगर दुनिया नहीं ये बात मानने के लिए तैयार। और आज मैंने सुना ख्वाजा आसिफ ने भी एक बयान दे दिया है कि अगर ऐसी बात है तो आइए हम अपनी सारे जहाज की इन्वेंट्री आपको बताते कितनी, आप भी अपने बताएं कितनी, एंड सो ऑन। तो ये बेसिकली ये इंटरनेट के ऊपर और मीडिया के ऊपर एक दूसरे के खिलाफ बातें हो रही हैं। मगर आर्मी, उनका जो एयरफोर्स है वो काफी इस वक्त मायूस कुन है, क्योंकि उनकी तरफ से किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हो सकी जिससे उनकी कोई शोहरत बने। तो आई थिंक अंडर प्रेशर उन्होंने भी ये जवाब दिया है एयर चीफ ने। इसकी कोई अहमियत नहीं है और ना ही कोई इसको यकीन करेगा। खसूसन ये रिस्पॉन्स है टू राहुल गांधी, क्योंकि उसने जो इल्जाम लगाया ये पाकिस्तान का तरफ रिस्पॉन्स नहीं है, राहुल गांधी को रिस्पॉन्स। हाँ, देर आयद हमेशा ना दुरुस्त आयद, और अब तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, लकीर पीटने का सिलसिला ही जारी है। आपने बता दिया कि दुनिया इसको बाय नहीं करेगी।